हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, इनकम फ्रॉम सैलरी। लास्ट सेशन में अपन ने देखा था, पिछले जो अपने लेक्चर्स थे उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन के साथ साथ रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसमें स्कोप ऑफ इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, डेफिनेशंस, काफी सारी चीजें देखी थी अपन ने। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपन आज पढ़ेंगे सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और अगर टाइम रहा तो कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है, की पॉइंट्स बोल दो आप उनको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल दो, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट होते हैं अपन सेक्शन 14 से। सेक्शन 14 क्या है सर? 5 heads of income। सेक्शन 14 में बताया गया है आपको 5 heads of income। सर ये तो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ने को मिल रहा है, वापस पढ़ लो। राजा रामचंद्र का प्रसाद समझ के माथे के लगा दो। 5 heads of income। कौन कौन से हेड्स की अपन ने बात की थी यहाँ पे? सर सैलरी की बात की थी अपन ने। दूसरा हेड आपने बताया था हाउस प्रॉपर्टी। एक हेड आपने बताया था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक बताया था कैपिटल गेन और एक हेड था आपका अदर सोर्स। कौन से हेड में कौन कौन सी इनकम जाती है सर? सैलरी हेड में वो सभी इनकम जाएगी जिनमें अभी पढ़ेंगे, अपन इसी चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो एक मालिक से अपने एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिलता है, इट्स अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम बोला है मैंने, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोला है। हेड ऑफ इनकम कितने हैं? 5। सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं। एक बंदा 5 जगह जॉब कर रहा है तो उसके कितने सोर्स हो गए इनकम के? 5 सोर्स हो गए। लेकिन अगर वो जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो जितनी भी सैलरी वो कलेक्ट कर रहा है, चाहे कहीं से भी ले रहा हो पांचों में से, वो सबका सब टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? सैलरी हेड में। आपके 5 बिजनेस है, 10 बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, लोहे का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, प्लाईवुड का बिजनेस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके बिजनेस है। आप कमाओ चाहे जितने, ये तो हो गए आपके सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन वो बिजनेस की इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी। आप चाहे 50 जगह से इनकम कमा रहे हो, चाहे 40 जगह से इनकम कमा रहे हो, वो है आपके सोर्स ऑफ इनकम। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी इनकम है कैलकुलेट की जाएगी 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब 1 to 1 अपने यही चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। पहले अपन सैलरी हेड पढ़ेंगे, देन हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर पीजीबीपी पढ़ेंगे, फिर कैपिटल गेन पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे अदर सोर्स। जब सैलरी हेड पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत इनका भी डिस्कशन आ जाएगा। जब ये पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे का भी रिलेशन इनका थोड़ा बहुत बातें एक हेड से दूसरे हेड में हो जाएगी। ठीक है, अपना आज का काम क्या है? सैलरी हेड पढ़ना। जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब इसके ऊपर ध्यान दे लेंगे। कोई रेंट की इनकम हो, ठीक है, मकान किराए पे देखिए, अगर आपने कोई रेंट कमाया है तो वो चार्जेबल है हाउस प्रॉपर्टी में। पीजीबीपी बिजनेस और प्रोफेशन आ गया। कैपिटल गेन, कोई कैपिटल एसेट्स अगर आप सेल कर रहे हो और सेल करने से आपको कोई कैपिटल गेन हो गया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो वो टैक्सेबल होगा आपका अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। जो इनकम इन चारों हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स। इसको रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम भी कहा जाता है। इट मीन्स बचा खुचा कहाँ डाल देना है आपको? अदर सोर्स में। तो ये तो थे आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन सेक्शन 15 की। अच्छा, कुछ और बातें हैं यहाँ पे। सेक्शन 15 स्टार्ट करने से पहले सैलरी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? सैलरी हेड में इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी? सर वो इनकम
जो एक एम्प्लॉयर से किसको मिल रही है, एम्प्लॉय को। इट मीन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके सामने यहाँ पे, देयर शुड बी रिलेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सैलरी हेड में इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो कैसे प्रूव करेंगे हम, तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ना कि नोट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। आई होप सो आप समझ गए होंगे। मेरा एक एम्प्लॉई है, उसके उस साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विस का कि तू मुझे सर्विस देता रहेगा, मैं तुझे पेमेंट करता रहूंगा। ठीक है, इट मीन्स वो मेरा एम्प्लॉय हो गया, जैसे जैसे मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दूं तू ऐसे वैसे काम करता रहना। वहीं पे एक बंदे को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये काम है तुझे कर देना, जैसे ही काम कंप्लीट होगा मैं तुझे एक फिक्स अमाउंट दे दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया है, एक फिक्स अमाउंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं उसको बोलूंगा वैसा काम वो मुझे तैयार करके दे देगा। ठीक है, दूसरी बात मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर वही होगा जो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉय से काम करवाए। इट मीन्स मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना। वो बात अलग है कि ट्रस्ट है तो काम कर लेगा अच्छे से, लेकिन बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप भी होना जरूरी है। नोट ए relationship of agent and principal। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप में। एक ही बिजनेस के मोर देन वन मालिक है, प्रोप्राइटर है, ए भी है बी भी है। अब यहाँ पे क्या ए बी का बॉस है या बी ए का बॉस है? नहीं सर, दोनों पार्टनर है, दोनों मालिक है बिजनेस के। मैंने कोई काम कर दिया तो बी ये थोड़ी ना कहेगा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने कोई काम किया है तो। अरे भाई, वो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस के मालिक कौन है? ए और बी। इट मीन्स मैंने जो कोई काम कर दिया तो उसके लिए बी भी रेस्पॉन्सिबल होगा। बी का कोई किया गया काम है तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा। इट मीन्स हम एक दूसरे के एजेंट हो गए हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप तो होना ही नहीं चाहिए। इट मीन्स पार्टनरशिप से अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप से अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है तो आप कहोगे सर नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, क्योंकि सैलरी हेड में अगर टैक्सेबल करना है तो वहां पे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि एजेंट और प्रिंसिपल का। कुछ एक्सेप्शंस और देख लेते हैं अपन। एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक पेपर सेट करने वाला टीचर होता है जो पेपर बनाएगा आपका। पेपर सेट करने के लिए जो भी आपका पर्टिकुलर बोर्ड है, वो बोर्ड पेपर सेटर को एक फिक्स अमाउंट देता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई अमाउंट दिया गया है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो गया ये। इन्विजिलेटर आता है एग्जाम में ड्यूटी करने के लिए, एग्जाम हॉल में घूमते रहते हैं इन्विजिलेटर्स, उनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन उसके लिए अलग से उनको यूनिवर्सिटीज वगैरह पेमेंट करती है। कॉपी करेक्शंस के लिए पेमेंट मिलता है। तो ये सब काम क्या है, माना जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हो गए हैं। तो इन सबको बाहर रखा गया है। एक टीचर अपनी स्कूल में पढ़ा रहा है, स्कूल से एम्प्लॉयर की तरफ से उसको जो कुछ मिल रहा है वो सैलरी है उसके लिए। उसके अलावा जैसे मान लो कोई सीबीएसई बोर्ड में कोई टीचर पढ़ा रहा है 12th में,
पढ़ा रहा है, स्कूल से जो भी कुछ मिल रहा है वो सब सैलरी है। सीबीएसई ने बुलाया कि कॉपी करेक्शन करके आनी है आपको, ठीक है, गया वो वहां पे, और उसके लिए वहां पे कुछ उसको रेम्यूनरेशन बोल दो, ठीक है, कुछ रेम्यूनरेशन मिला। क्या वो रेम्यूनरेशन सर सैलरी मानेंगे? हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और उस टीचर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो पहला तो ये हो गया आपका पेपर सेटर, इन्विजिलेटर, एग्जामिनर। सेकंड यहाँ पे डाला गया एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की। पहली अपन ने बात की पेपर सेटर, एग्जामिनर, इन्विजिलेटर। दूसरा अपन बात कर रहे हैं एमपी, एमएलए सैलरी। आपके एमपी और एमएलए होते हैं जो विधायक और सांसद होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस। एमपी और एमएलए को जो गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स रेम्यूनरेशन होता है उनका, जो उनको मंथली मिलता है। भी माना यही जाता है कि उनको भी घर खर्च के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक जो फिक्स सैलरी मिल रही है, उसको हम उनके लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे कि हाँ भाई विधायक साहब आ जाओ, सैलरी हेड में आपकी इनकम आ गई है, आपकी हम टैक्स लगा देते। विधायक साहब बोलेंगे गवर्नमेंट और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं रहा ना, कौन है ऑर्डर देने वाला, क्या कुछ है। तो इस केस में यहाँ पे नहीं माना गया। जबकि अब कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, जबकि क्या कहा गया, अब ये एक्सेप्शन नहीं है, एक इम्पोर्टेंट नोट है, जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, उसको जो सैलरी मिलती है या प्रिक्विजिट्स मिलते हैं या कोई अलाउंसेज मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो टैक्सेबल होते हैं कौन से हेड में? सैलरी हेड में। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 3 पोस्ट की मैंने बात की है। सीएम को स्टेट गवर्नमेंट से जो भी कुछ मिलता है वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन एमपी और एमएलए को जो मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्स में जाएगा। याद रखने वाली बातें हैं, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी एक्सेप्शंस। एक और बात कर लेते हैं इनमें, सैलरी ऑफ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है तो वो भी इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में, ठीक है। मालिक है वो, चाहे सैलरी के नाम से उठाए, चाहे कमीशन के नाम से उठाए, चाहे प्रॉफिट के नाम से ले, उसको कैपिटल गेन इसमें पीजीबीपी में ही टैक्स देना पड़ेगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर सर्विस। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस है, पेपर सेटर, एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, इनको कुछ अमाउंट मिलता है, देखने में आपको सैलरी जैसा लगता है, लेकिन वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। एमपी एमएलए की सैलरी भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, दूसरे हेड में जाती है। सैलरी ऑफ पार्टनर भी यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है। सेक्शन 14 आपकी ओवर। उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 कहती है अगर मैं ना हूं तो ये हेड ही ना हो, ठीक है, कोई हेड ना हो, क्योंकि हर हेड में एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है चार्जिंग सेक्शन। ये आपको बताएगी कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है आपको, ठीक है। तो सेक्शन 15 क्या कहती है? सेक्शन 15 सैलरी हेड के लिए है और ये कहती है इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव
विच एवर इज अर्लियर। सैलरी की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। कब टैक्सेबल होगी? ड्यू या रिसीव, दो में से कोई सा भी काम अगर पहले हो गया है आपका, तभी वो सैलरी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, पहले पॉइंट पे बात करते हैं अपन, थोड़ा रुक के। पहले एरियर ऑफ सैलरी देख लो सर। एरियर ऑफ सैलरी क्या है? मेरा एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर ने कहा कि आप कंटिन्यू मेरे साथ रुक जाओ, मैं आपको अच्छा इंक्रीमेंट दूंगा इसी साल से। मैं रुक गया ट्रस्ट करके। उन्होंने कहा 3000 हर साल बढ़ाता रहूंगा, या मैं अब से आपके 3000 बढ़ा दूंगा। जब सैलरी आई तो मुझे पता चला कि 3000 बढ़ के नहीं आए। उन्होंने कहा यार फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, नेक्स्ट ईयर बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट ईयर फिर ऐसे ही निकल गया, थर्ड ईयर फिर ऐसे ही चला गया, मेरा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मैं कोर्ट में जाके मैंने केस फाइल कर दिया कि ऐसी कुछ बात हुई थी आज से 3 साल पहले कि पर मंथ 3000 का इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा, मतलब मेरी सैलरी बढ़ के आएगी 3000 से। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं रहा। एम्प्लॉयर को समझ में आ गया कि भैया सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो जस्ट पिछले महीने मेरी सैलरी जो आनी थी वो तो आई मेरी, मंथली सैलरी तो आई, प्लस आया एरियर। एरियर कितना आया? पिछले 3 साल का 3000 इंटू 12, एक साल का इंटू 3। ये अमाउंट जब मुझे एक साथ मिला किस महीने? पिछले महीने। तो मेरी मंथली सैलरी तो है ही है, ये जो अमाउंट है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। एरियर ऑफ सैलरी जो है आपका वो भी टैक्सेबल होता है। तो एरियर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एरर नहीं है, एरियर है, बकाया। ठीक है। पीछे का अगर आपका कोई, कई बार गवर्नमेंट भी करती है ऐसे, जैसे कोई वेतन आयोग लगाया तो पीछे की डेट से लगा देती है। इंक्रीमेंट दिया तो पीछे की डेट से, कि 3 साल पहले से हम आपको इतना इंक्रीमेंट दे देते हैं। सर पिछले 3 साल की सैलरी हम उठा चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, जितनी उठा चुका उतनी ठीक है, जो तेरी बड़ी है वो तुझे अब मिल जाएगी एक साथ। ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी। अब बात करते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस। जो भी पहले हो जाए उसी पे टैक्सेबल हो जाएगी। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखो आप। फर्स्ट ईयर अपन किसी बंदे की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसकी जो फर्स्ट ईयर जो सैलरी है वो ड्यू हुई थी 1,20,000। इस साल की बात कर रहे हैं, कोई सा भी ईयर मान लो आप। इसी साल इसको जो रिसीव हुई है वो हुई है 1 लाख। और इस साल की सैलरी बनती कितनी है? 1,20,000, जबकि रिसीव कितनी हो गई उसको? 1 लाख। इट मीन्स सर कुछ सैलरी रह गई आउटस्टैंडिंग। हाउ मच? 20,000। एक कॉलम और बना देता हूं मैं यहाँ पे एडवांस का, एक बना देता हूं मैं टैक्सेबल। अब मुझे इतनी सी बात बताओ, 1,20,000 रुपए मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 1 लाख। बाद में मिल जाएगा अभी। तो गवर्नमेंट टैक्स कितने पे लगाएगी? गवर्नमेंट कहेगी ज्यादा कौन सा है? 1,20,000। तो हम टैक्स कितने पे लगाएंगे? 1,20,000। एम्प्लॉयर ने दिया नहीं दिया देखते रहना बाद में। इस साल की जो सैलरी ड्यू हुई है वो कितनी हुई है? 1,20,000। मैंने क्या कहा? ड्यू और रिसीव। जैसे ड्यू हुई, रिसीव कितनी हो गई आपको? 1 लाख। लेकिन 20,000 ऐसी सैलरी भी तो है जो ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई, कोई बात नहीं। एडवांस मिल गया तो सर नेक्स्ट ईयर का, तो भी वो अभी टैक्सेबल हो जाएगा।
क्या नेक्स्ट ईयर फिर से टैक्सेबल होगा वो? इनकम टैक्स में एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता है, एक बार टैक्स लग गया बस ओवर। करते हैं अपन बात कंटिन्यूअसली। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। 1,20,000 ड्यू हुआ, रिसीव हुआ मान लेते हैं 1,50,000। ठीक है, आगे की ये रोल लिख देते हैं। आते हैं यहाँ पे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो ड्यू हुआ वो कितना हुआ? 1,20,000, जबकि रिसीव कितना हुआ है आपको? 1,50,000। ओहो सर ज्यादा रिसीव हो गया। कितना ज्यादा रिसीव हुआ है बेटा? आप कहोगे सर 30,000 एक्स्ट्रा रिसीव हो गया हमें, उस पर भी टैक्स लगा दो। आपको बता दूं ये जो 30,000 आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है उसमें से 20,000 पे तो पहले ही टैक्स लग चुका है। पिछली साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000। वो इस साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। तो इस साल मिल गया तो आउटस्टैंडिंग तो इस साल कुछ बचा नहीं। अच्छा एडवांस कितना रिसीव करके बैठे हो आप इस साल? बड़े ही ध्यान से समझना, समझ में आ गया? बहुत ईजी है, लेकिन कंफ्यूज होने वाले अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। 1,20,000 ड्यू हुआ था इस ईयर, रिसीव हुआ आपको 1,50,000। सर 20,000 तो हमें पता है पिछले साल का है, तो इस साल से रिलेटेड कितना रिसीव हुआ? अरे भाई 1,20 ही हुआ है। टोटल कितना रिसीव हो गया आपको? 31। इसमें से 20,000 तो पिछले साल का है, तो मैं इसको ये मान लेता हूँ ना कि 31 हुआ अभी के लिए रिसीव। तो टैक्स कितने पे लगेगा आपका? सर टैक्स तो लगा दो आप 1,30,000, बट इस साल का बनता कितना है? 1,20 ही। ये जो 10,000 आपको मिला है ये आपके लिए क्या हो गया? एडवांस। आई बात समझ में? ये आपके लिए क्या हो गया है? एडवांस। तो सर रिसीव अगर हो गया हमें नेक्स्ट ईयर का भी, तो हम अभी टैक्स लगा देंगे, क्योंकि क्या कहा गया? ड्यू हो गया तो टैक्स लगा दो, रिसीव हो गया तो टैक्स लगा दो। जो भी दोनों में पहले हो गया कर दो, टैक्स लगा दो आप। तो 1,20,000 ड्यू हो गया तो उस पर टैक्स लगना ही लगना था। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा और मिल गया तो उस पर भी हमने टैक्स लगा दिया। मिलने को तो सर 1,50 मिला था, बट बेटा 20,000 तो पिछले ईयर के लिए था ना, प्रीवियस ईयर का था। आगे बढ़ते हैं। सर इस साल आए हम, हमें पता है इस साल से रिलेटेड 10,000 तो पहले रिसीव हो चुका है। इट मीन्स 1,20 आपका ड्यू हो रहा है। कितना ड्यू हो रहा है? 1,20। 10,000 पहले मिल चुका है, तो मिलना कितना चाहिए था? 1,10,000, जबकि मिला कितना है? 1,50,000। एक्स्ट्रा कितना मिला है? 40,000। आई बात समझ में? तो हमें टैक्स कितने पे लगाना है? सर 1,10,000 तो इस साल का भाई 1,20 में से 10 पे तो पहले टैक्स लग चुका है, तो 1,10 तो वो 40,000 एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो हम टैक्स कितने पे लगाएंगे? 1,50,000 पे। फोर्थ ईयर में चलते हैं। तो ड्यू कितना है? 1,80,000। हमें पता है अब सैलरी बढ़ गई होगी इसकी यहाँ पे, तो 1,80,000 रुपए इसकी सैलरी एक साल की बनती है, जिसमें से 40,000 तो ऑलरेडी पहले ही ले चुका है। इट मीन्स 140 पे टैक्स लगना चाहिए। कितने पे लगना चाहिए? 140 पे। रिसीव कितना हुआ? 130। कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू ज्यादा है कि रिसीव ज्यादा है? सर ड्यू ज्यादा है, तो 140 पे टैक्स लग जाएगा। 130 आपको रिसीव हो गया, 10,000 रिसीव होना भी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया आपके लिए। आगे चलो, ऐसे ही आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। 180 यहाँ पे ड्यू होता है, ठीक है। रिसीव 20,000 ज्यादा हो गया? नहीं सर, 10,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जिसपे टैक्स लग चुका है। इट मीन्स 190 तो रिसीव हुआ है ना, ठीक है, तो 190 पे लगा दो आप। एक्स्ट्रा जो 10,000 आपको रिसीव हुआ है वो हो गया आपके लिए एडवांस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, अगर किसी इनकम पे टैक्स लग चुका है तो उस इनकम को हटा देना है। बाकी ध्यान रखना, ड्यू रिसीव जो ज्यादा हो ऑलमोस्ट उस पर टैक्स आपका लग जाएगा, बट ध्यान रखना टैक्स ऑलरेडी लग तो नहीं गया है। एक ही डबल टैक्सेशन नहीं होता है इनकम टैक्स में, एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता है। तो ये थी आपकी चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है? इनकम फ्रॉम टैक्सेबल
इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसी टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगी। सेकंड चीज है एरियर ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल हो जानी है। ठीक है, रफ कर दूं। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 16 और सेक्शन 17 की। सेक्शन 16 में 3 सेक्शन बनती है आपकी। बेसिकली सेक्शन 16 जो है वो है डिडक्शंस के लिए। डिडक्शंस तो सर हमें ऑलरेडी पहले से पता है, इनकम का वो वाला पार्ट जो इनकम में ऐड कर लिया गया है और बाद में हमें वो क्या कर देना है, माइनस। डिडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप से दी जाती है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कुछ डिडक्शंस आप देखोगे कि हेड में ही दे दी जाएगी। सैलरी हेड की आपने इनकम कैलकुलेट की, करने के बाद वहां से आपने कुछ पार्ट डिडक्ट कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर दिया, पीजीबीपी में, ऐसे सब पे हेड में करते गए। लास्ट में जब पांचों हेड की इनकम एक साथ क्लब होगी तो वहां पे 80C से 80U की कुछ डिडक्शंस और दी जाती है। इट मीन्स डिडक्शंस हेड में भी दी जाएगी और बाद में भी दी जाएगी। ठीक है, बट डिडक्शंस का मीनिंग क्लियर रहना चाहिए। डिडक्शन का मतलब क्या, इनकम पहले ऐड कर ली गई है, बाद में उसको माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 16 में 3 सेक्शन अपन कवर करेंगे। एक है आपकी सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3). ध्यान से देखना, 1, 2, 3 मैंने किस में लिखे हैं, रोमन में। जिस सेक्शन को जैसे कोट किया गया आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। सर मैं इस 1 को अगर ऐसे लिख दूं तो गलत हो जाओगे, सर इसको ऐसे लिख दूं तो नहीं लिख सकते, सर ए बना दूं तो इसका, अरे भाई नहीं बना सकते। जो जैसे लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। और ये सेक्शन का खेल तो ऐसा है कि पूरा आंसर आपने सही लिख दिया, सेक्शन आपने दी, इट मीन्स खत्म। ठीक है, तो सेक्शन तो आपको तभी मेंशन करनी जब पूरा कॉन्फिडेंस हो कि इसी सेक्शन से रिलेटेड ये पार्ट है। ठीक है, अभी तो अपन सेक्शन वाइज ही बात करेंगे। सेक्शन 16(1) जो है उसमें आपको बताया है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। ठीक है, ये है आपकी इंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में। ठीक है, सॉरी, इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये है आपकी प्रोफेशनल टैक्स, या इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इंटरटेनमेंट, तो वो टैक्स वहां पे मेरे से स्किप हो गया था। तो प्रोफेशनल टैक्स या फिर आप इसको बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं 1 by 1। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस की। फाइनेंस एक्ट 2018 में एक अमेंडमेंट आया, ड्रामेटिकल अमेंडमेंट और जबरदस्त वाला अमेंडमेंट आया, और ये डिडक्शंस डाली गई सेक्शन 16(1). पहले भी मिलती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर हटा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अभी वापस इसको डाल दिया गया है। फाइनेंस एक्ट का मतलब आई होप आप समझते होंगे, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उससे जस्ट पहले। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2019। ठीक है, और ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020। तो इस ईयर के लिए जो भी कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह है वो आ जाएंगे आपके इन द मंथ ऑफ फेब 2019। इट मीन्स इसके लिए होगा फाइनेंस एक्ट 2019। 2019 फाइनेंस एक्ट में जो भी कुछ प्रोविजंस आए हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे 1920 से। तो आपका एक प्रोविजन आया हुआ है फाइनेंस एक्ट 2018, इट मीन्स 18-19 पिछली साल से ये कंटिन्यू आपका हो गया है, तो लेटेस्ट ही है।
क्या है सर इस अमेंडमेंट में? कुछ खास नहीं, मतलब वैसे तो बहुत कुछ खास है, लेकिन आपके लिए ज्यादा टफ ये नहीं है। आपको देनी है स्टैंडर्ड डिडक्शंस विच एवर इज लेस। कहा गया 40,000 रुपए हटा दो आपकी सैलरी की इनकम में से। अगर मैं कहूं कि सर मैंने इस साल 3 लाख रुपए कमाया है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो गवर्नमेंट कहेगी ले बेटा ये ले 40,000 किया माइनस तुझे टैक्स देना पड़ेगा 2,60,000 पे। हाँ, फिक्स एक अमाउंट आपका 40,000 है जिसकी डिडक्शन दे दी। लेकिन मैं कहूं मेरी सैलरी हेड से इनकम ही 30,000 रुपए है, तो डिडक्शन कहाँ से देगी? डिडक्शन का तो मतलब क्या है, पहले अमाउंट होना चाहिए डिडक्ट करने के लिए, तभी तो माइनस किया जाएगा। डिडक्शन कभी बैलेंस को नेगेटिव में तो लेके जाएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक फिक्स अमाउंट दे दी गई डिडक्शन के लिए और उसका अमाउंट क्या रखा गया 40,000, और मैंने लगा दिया अमाउंट ऑफ सैलरी। दोनों में से जो भी कम हो उतने की आपको छूट दे दी जाएगी। अगर 40,000 से कम की सैलरी है आपकी तो 0 ही मानो आप टैक्सेबल आपकी इनकम। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब मैं आता हूं एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। सर इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए क्या बात हमें ध्यान में रखनी है? तो पहली चीज तो आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो भूल जाओ, ये वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये वाली डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है सर, कितनी डिडक्शन हमें देनी है? यहाँ पे कहे गए आपको 3 पॉइंट। ठीक है, तीनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस। सर क्या क्या बताया गया? ₹5,000 बी 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी किसी ने दे दिया होगा, एम्प्लॉयर ने। ठीक है, एक बेनिफिट दे दिया गया कि ले कर तेरा इंटरटेनमेंट, और इसके लिए हम कुछ अमाउंट तुझे दे देते हैं जिसको हमने कहा इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो पूरा उसकी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, सॉरी मान लिया जाएगा एक बार, लेकिन लास्ट में उसको डिडक्शन दी जाएगी। डिडक्शन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? पहले हम रखेंगे 5,000, उसकी जो भी बेसिक सैलरी है उसका 1/5 रखेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे दिया गया वो तीनों में से कंपेयर करेंगे, जो सबसे कम अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ठीक है, लास्ट आपका बच्चा प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं। अच्छा सर, ये डिडक्शन भाई कुछ बोला ही नहीं है ना मैंने, यहाँ पे तो मैंने साफ साफ बोला था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ध्यान रख लेना इस बात का। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है आपकी, ठीक है, वो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की अपन बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आपके चार्ज करती है। इसमें लिमिटेशंस भी है, 2500 से ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है, इट मीन्स डिडक्शन भी आपकी 2500 से ज्यादा नहीं हो सकती नॉर्मल केस सिचुएशन में तो। ठीक है सर। अच्छा, इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी? ऑन पेमेंट बेसिस पे।
ड्यू हो गया, गवर्नमेंट ने मांग लिया, आपने पेमेंट किया ही नहीं और आप कह रहे हो कि सैलरी में से हमें डिडक्शन दे दो, हमें देना तो है ही है। नहीं, पहले आप पेमेंट करो फिर आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। तो ऑन पेमेंट बेसिस टू एम्प्लॉय। सर ऐसा हो तो मैं एम्प्लॉय हूं और मेरे एम्प्लॉयर का खास हूं, तो उसने बोला तेरा एम्प्लॉयमेंट जो टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, मैं पे कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने मुझे सैलरी दे दी। तो क्या किया जाएगा, अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है, इफ पेड बाय द एम्प्लॉयर देन फर्स्टली एडेड इन सैलरी, पहले सैलरी में ऐड कर दो, फिर डिडक्ट फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। एक बार ऐड कर दो क्योंकि सैलरी मिल गई है वो कहीं ना कहीं, अब पेमेंट तो हुआ ही है ना उसका, ठीक है भाई। मेरे को सैलरी मिली, मैं मेरी सैलरी में से कुछ अमाउंट निकाल के टैक्स का दे दूं, छूट मिल गई मुझे। एम्प्लॉयर ने कहा तू देगा, मैं डायरेक्ट ही पेमेंट कर देता हूँ। तो ऐसे मान लो मुझे मिला, फिर मैंने पेमेंट किया, ठीक है, तो डिडक्शन मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जब सैलरी हेड से इनकम कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे, टोटल इनकम, अभी सैलरी हेड की बात स्टार्ट होगी अभी आपकी, कि कैसे हम इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। अभी आने वाली है आपकी सेक्शन 17 जिसमें डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो पूरी इनकम सैलरी की कैलकुलेट करने के बाद एट लास्ट हम क्या करते हैं, 3 टाइप की डिडक्शंस अलाउ करते हैं। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और तीसरी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। तो ठीक है, जो एलिजिबल है उसको वही दे दी जाएगी। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये रिसीव एम्प्लॉयर दे रहा है कि उसको नहीं दे रहा, दे रहा है उसके बाद चेक करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको दी जाएगी, ठीक है, फिक्स है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मीन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दिमाग में सेव कर लो। जब भी सैलरी हेड का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है जिसमें सैलरी हेड से इनकम कैलकुलेट करवाता है, तो कैलकुलेट करने के बाद सीधा सीधा मत बोल देना इतनी टैक्सेबल हो गई है, उसमें से 40,000 आपको पहले ही माइनस कर देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे, ठीक है सर। सेक्शन 17 17(1) 17(2) थोड़ी देर पहले 16 के लिए मैंने क्या लिखा था, ब्रैकेट में क्या कोड किया था, रोमन में कोड किया था, और यहाँ पे नॉर्मल डिजिट लिखी है मैंने 1 2 3, क्योंकि एक्ट में जो चीज जैसे लिखी हुई है वैसे ही आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसमें आपको बताया गया मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ प्रिक्विजिट्स भी बात करेंगे अपन, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। 3 मीनिंग की आपको यहाँ पे बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो डेफिनेशन ऑफ सैलरी के लिए कहा गया सैलरी इंक्लूड्स, क्या क्या सैलरी में इंक्लूड होता है, वेजेज, सैलरी। पहली बात, सैलरी एड में अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो यहाँ पे ये नहीं चेक किया जाएगा कि वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप से मतलब वही बंदा है जो ऑफिस में काम करता है जिसको सैलरी मिल रही है। एक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसके हाथ में जो इनकम है वो भी टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में। इट मीन्स वेजेज और सैलरी में कोई डिफरेंस यहाँ पे
नहीं किया गया है। वैसे वेजेज और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है? जो मेंटली वर्क करता है कोई बंदा, उसको मेंटली वर्क के लिए जो रेम्युनरेशन दिया जाता है उसको अपन कहते हैं सैलरी। एक बंदा अपने यहाँ काम कर रहा है, फिजिकली एफर्ट लगा रहा है, उसके लिए उसको कोई रेम्युनरेशन दिया जा रहा है तो उसको कहते हैं अपन वेजेज। तो वेजेज और सैलरी दोनों टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सेकंड है आपका एन्युटी पेंशन। एक साथ आपको बल्क में एक अमाउंट मिलता है ईयरली, उसको अपन क्या बोलते हैं? एन्युटी। मोस्टली पेंशन के लिए ये टर्म्स काम में ली जाती है। रिटायरमेंट के बाद जो आपके मंथली आती रहती है पेंशन, ठीक है, वो पेंशन हो गई। और अगर एक साथ आप उसको ले लेते हो तो वो हो गई आपके लिए एन्युटी। उसके बाद लिव इनकेसमेंट। लीव एनकेसमेंट, ग्रेजुटी, ये क्या है? ये रिटायरमेंट पे मिलते हैं। लीव एनकेसमेंट एम्प्लॉयर ने आपको कह रखा है कि महीने की एक छुट्टी आप ले सकते हो। इट मीन साल की कितनी छुट्टी ले सकते हो? 12 छुट्टियां। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने 2 ही छुट्टियां ली, 10 छुट्टियां आपकी बच गई। ऐसे करते 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 रिटायरमेंट तक आपने 25 साल सर्विस कर ली वहां पे, और 25 साल में आपने हो सकता है कुछ छुट्टियां बचा ली, और एम्प्लॉयर बोलता है कि वो छुट्टियां आप घर पे रह सकते थे लेकिन आके आपने यहाँ पे काम किया, तो उन छुट्टियों का हम आपको पेमेंट करेंगे रिटायरमेंट पे। तो उसको बोलते हैं लीव एनकेसमेंट। ठीक है। ग्रेजुटी, वही आपके रिटायरमेंट पे आपको एक मुश्त अमाउंट मिलेगा जिसको अपन अनुलाभ भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अपन बात करेंगे 1 to 1, पूरे चैप्टर में ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ग्रेजुटी के बाद कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पीछे इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास थी उसी में मैंने आपको क्लियर कर दिया था प्रोविडेंट फंड के बारे में। स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर पीएसयू के लिए था आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और कोई एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय ही नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कहाँ पे करेगा? पीपीएफ में। तो आरपीएफ में आपको बताया था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% से ज्यादा होगा, मेरे आरपीएफ में मेरा एम्प्लॉयर जो है मेरी सैलरी का 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सर 12% तक ही एग्जम्प्ट है, बाकी 8% टैक्सेबल होगा, तो वो भी सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा। और इंटरेस्ट की बात भी हुई थी। ठीक है। आगे एनी कमीशन, फीस, रिक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सर कमीशन ठीक है, फीस ठीक है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। रिटायरमेंट के इस टाइम पे बंदा क्या कर रहा है? अपनी सैलरी छोड़ के जा रहा है और एक साथ कुछ बेनिफिट्स लेके जाता है जिनको प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी अपन कहेंगे। इसके लिए अलग से मीनिंग भी है आपका 17 में। ठीक है। सर प्रिक्विजिट्स क्या है? मेरा एम्प्लॉई है, एक चीज और लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, अलाउंसेस। मेरा एम्प्लॉई है, उसको मैंने कहा कि जब तेरे घर में कोई बीमार पड़े या तू बीमार पड़े तो तू कहीं से इलाज करवा लेना और बिल लाके मुझे दे देना। तो मैंने उसको फैसिलिटी दे दी। अरे भाई, टैक्स बचाने के लिए क्या है? ये सब प्रपंच है। लोग दिमाग लगाते हैं। लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि देखो सर, आप सीधा सीधा मुझे मेरे हाथ में पैसा दोगे ना तो गवर्नमेंट आएगी और मेरे से टैक्स ले लेगी। आप पैसा मेरे को दोगे सैलरी के नाम पे, तो मैं क्या करूंगा उस सैलरी का? उस सैलरी से मैं बच्चों की ट्यूशन फीस दूंगा, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी करूंगा। डायरेक्ट आप ही कर दो ना। ठीक है।
तो मेरे हाथ में सैलरी नहीं मानी जाएगी तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर एम्प्लॉयर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बियर करता है, आप किराए के मकान पे रह रहे थे, आपको बुलाया कि खाली पड़ा है अपने पास मकान, यहाँ रह जा, सैलरी जो है तेरी 50,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, लेकिन तू मकान में रह रहा है यहाँ पे, तो 40,000 डॉक्यूमेंट्स में दिखेगी, तुझे किराया नहीं देना पड़ेगा दूसरी जगह, ठीक है। तो एम्प्लॉय खुश हो गया, आ गया, तो गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने कहा ये मकान जो है, जो बेनिफिट तुझे यहाँ पे मिल रहा है, इस बेनिफिट को की भी हम वैल्यूएशन निकाल लेंगे, कितने रुपए का ये बेनिफिट है, और वो तेरी सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है। अलाउंसेज, एम्प्लॉयर ने कहा, एम्प्लॉय को बुलाया, इधर आ, किराए पे रह रहे, बोला हाँ रह, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई मकान नहीं है, तू किराए पे रह रहा है, ले अलग से ये पकड़ 5,000 पर मंथ मैं तुझे देता रहूंगा, इसको अपन बोलते हैं अलाउंस। किसी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए उसको अलग से कुछ पेमेंट दिया जाता है। मेडिकल का ट्रीटमेंट कितने का बिल हुआ मुझे मतलब नहीं, पर मंथ मेरी तरफ से 5,000 पकड़, खर्च हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, ये आपका होता है अलाउंस, ठीक है। उसके अलावा एडवांस सैलरी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड 80CCD, जिसकी भी अपन ने पहले बात की थी। अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर पेंशन फंड में, ठीक है, डिडक्शन मिलेगी 80CCD में, लेकिन एक बार उस कंट्रीब्यूशन को सैलरी का पार्ट मान लिया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें आ सकती है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है। तो एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मोस्टली ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सैलरी के डेफिनेशन में आ गई है। तो कोई अगर बोले मैं ग्रेजुएटी दे रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय को सैलरी है, ठीक है, अच्छा मैं अलाउंस दे रहा हूँ, सैलरी है, कोई बेनिफिट दे रहा हूँ, मेरी कार है उसको यूज में लेने के लिए दे रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए, सैलरी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैलरी की डेफिनेशन। आगे बात रही है आपकी 17.2 और 17.3। मैंने सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस मैनेज करने के लिए आपको बता दिया कि 17.2 में प्रिविलेजेस की डेफिनेशन है, 17.3 में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। जब इनको पढ़ेंगे तब अपन इनकी बात करेंगे, अभी अपन इनको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए 17.1 में सैलरी की डेफिनेशन थी, 2 में प्रिविलेजेस थी और 3 में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। ये हो गई आपकी चारों सेक्शन। सेक्शन 14 आपने पढ़ी 5 हेड्स ऑफ इनकम, 15 पढ़ी चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में आपने देखा ड्यू और रिसीव विचेवर इज अर्लियर, तभी आपके टैक्स लग जाएगा, और अगर एरियर ऑफ सैलरी है तो उस पर भी आपको टैक्स लगा देना है। उसके बाद 16 में आपने पढ़ी डिडक्शन, 16(1) प्रॉफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 है। सेकंड है आपकी इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें 3 पॉइंट थे, या तो 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा आपका पॉइंट था अमाउंट रिसीव्ड। तीनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और थर्ड डिडक्शन थी 16 थर्ड में प्रोफेशनल टैक्स, जो पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। अगर एम्प्लॉय ने पेमेंट किया तो ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, सैलरी में से ही करेगा। एम्प्लॉयर ने अगर पेमेंट कर दिया एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो पहले सैलरी में ऐड कर दो, बाद में उसको माइनस भी कर दो, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है यहाँ पे, ठीक है, जिनकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।